हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अजंता गुफा के बारे में समझा था, जाना था और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा किया था। आज हम एक बहुत सी इम्पोर्टेंट गुफा, जिसे बाघ गुफा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझेंगे। तो बात करते हैं बाघ गुफा की। तो ये बाघ गुफा जो है मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ गुफा भारतीय चित्रों की परंपरा का प्रतिनिधित्व अजंता के बाद देखने को मिलती है। यानी अजंता गुफा में जिस तरह से हमने बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों को देखा था, उसके बाद हम देखते हैं कि जो है बाघ गुफा में उसकी चित्रण परंपरा मिलती है। और अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन बाघ गुफा को माना गया है। बाघ गुफा की बात करें तो बाघ गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्य पर्वत श्रेणी के निकट ही नर्मदा की सहायक नदी, जिसको बागमती या बाघनी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से लगभग 2 से 3 मील दूरी पर बाघ नामक गांव के पास स्थित है। यानी जो गांव है उसका भी नाम बाघ है। कहा जाता है कि बाघ गुफा का नाम उसी गांव की वजह से पड़ा। और कुछ विद्वानों का मानना है कि जो बाघनी नदी बह रही थी उसकी वजह से इसका नाम बाघ पड़ा। और यहीं पर जो है एक बागेश्वरी देवी का जो प्राचीन मंदिर है, और स्थानीय लोग इस गुफा को पंच पांडु या पंच पांडु गुफा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ जो है बागेश्वरी देवी मंदिर में जो है मेला भी लगता है। अब हम बात करें स्थिति की, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। अगर हम अजंता से दूरी की बात करें तो अजंता से बाघ की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। और गांव की बात करें हम तो जो ग्राम बाघ है उसके पास में है। नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी बाघनी के किनारे स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो है लगभग जो है इसका एरिया विंध्याचल पर्वत श्रेणी का 675 मीटर में ये फैली हुई है। और अगर हम बात करें, इसका प्राचीन नाम कलियन या कलायन था। स्थानीय लोग इसे पंचपांडु कहते थे, जो हमने अभी चर्चा किया। अगर इसकी खोज की बात करें कि बाघ गुफा की खोज जो है 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड महोदय जी के द्वारा किया गया। और इन्होंने मुंबई से प्रकाशित जो साहित्य विनिमय संघ की पत्रिका थी उसके 2य अंक में इसको छपवाया। डॉक्टर इम्पे महोदय ने इन गुफाओं का विस्तृत परिचय प्रकाशित किया। और सन 1907 और 8 में कर्नल C.E. ल्यूवर्ड ने इन गुफाओं को देखा और मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में 1909 में जो है इसका निबंध प्रकाशित करवाया, यानी इस पे लेख लिखा। बात करें 1910 में असित कुमार हलदार ने, और 1925 में श्री मुकुल चंद्र डे ने भी बाघ गुफाओं को अपने अपने जो है विस्तृत लेख प्रकाशित किए। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे बाघ गुफा की चित्रों की अनुकृति की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है जो है बाघ गुफा के बारे में जो जानकारी है उससे संबंधित जो लेख है उसको प्रकाशित करने के विषय में। अगर प्रश्न आ जाए कि असित कुमार हलदार ने अपने लेख कब लिखे बाघ गुफा के ऊपर, तो उन्होंने 1910 में लिखा। अगर प्रश्न आ जाए मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफाओं के बारे में परिचय कब दिया, तो हमारा आंसर होगा 1925 में दिया। जो है इसका उद्देश्य क्या था बाघ गुफाओं को निर्माण करने का, तो बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि जो है बाघ गुफा मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित रही है और ये महायान शाखा से संबंधित रही है। आवास हेतु प्रयोग किया गया गुफा का, प्रवचन के लिए प्रयोग किया गया, और श्रवण उद्देश्य से, यानी वहाँ पे जो है कुछ उपदेश भी दिए जाते थे। बाघ गुफा की अनुकृतियां बनाने वाले कलाकार, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पे अनुकृति की बात आ गई है।
अनुकृति की बात करें तो मुकुल चंद्र डे ने 1920 में अनुकृति तैयार की, नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार ने 1921 में अनुकृति तैयार की। और अन्य कलाकारों की बात करें जिसमें सुरेंद्र नाथ, A.B. भोसले और B.N. आप्टे, M.S. भांड और श्री B.B. जगपत, इन्होंने भी बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। अब बात करेंगे बाघ गुफा का समय निर्धारण। श्री M.V. गेर्डे के अनुसार 6वीं से 7वीं शताब्दी, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया। विंसेंट स्मिथ जी के अनुसार 626 से 628 ईस्वी। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जिनको याद रखना है। पुरातत्व विभाग ने महाराजा सुबंधु के ताम्रपत्र के हिसाब से कुछ विद्वान इसका समय अवधि जो है 416 से 466 ईस्वी मानते हैं। यानी जो पुरातत्व विभाग को सुबंधु का ताम्रपत्र मिला तो उसके हिसाब से इसका जो समय काल निर्धारण किया गया वो 416 से 466 ईस्वी माना गया। प्रश्न में अगर ये आ जाए कि पुरातत्व विभाग महाराजा सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय काल कितना मानता है तो आप 416 से 466 पे ही टिक करेंगे। अब बात करते हैं, सभी विद्वानों के देखने के बाद इन गुफाओं का समय जो है लगभग 500 से 700 ईस्वी माना गया है। लेकिन अगर हम बात करें फर्ग्यूसन तथा बर्गेस के अनुसार, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, फर्ग्यूसन और बर्गेस के अनुसार जो है बाघ गुफा का समय काल 200 ईस्वी माना गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर प्रश्न में नाम दे कर के पूछता है तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। अगर फर्ग्यूसन और बर्गेस में से किसी एक का नाम दे दे या दोनों का नाम दे दे, इसके बाद समय पीरियड पूछे तो हमें 500 या 700 नहीं लगाना है, हमें 200 ईस्वी ही लगाना है, तभी आंसर सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं गुफाओं का नामकरण। तो बाघ गुफाएं जो है, बाघ जो गुफा है उसमें टोटल मिला के कुल संख्या जो है 9 मानी गई हैं। यानी बाघ, अगर प्रश्न आ गया कि बाघ गुफा में कुल गुफाएं कितनी हैं तो कुल गुफाएं 9 हैं, जिसमें अगर हम देखें तो गुफा संख्या 7, गुफा संख्या 8 और गुफा संख्या 9 का मार्ग अवरुद्ध है। इनका नाम पता नहीं चल पाया है क्योंकि इसका जो है बरामदा और जो पिलर थे वो ढह गया है, मार्ग अवरुद्ध हो गया है, चीज़ें सब दब गई हैं अंदर। बात करते हैं गुफा संख्या 1 की, तो मठा अधिकारियों का निवास स्थान रहा है और इसे गृह गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें गुफा संख्या 2 की तो इसे पंच पांडु गुफा या गुसाई गुफा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें गुफा संख्या 3 की तो इसे हाथी खाना कहते हैं और इसमें कुछ अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। बाघ गुफा की सबसे महत्वपूर्ण गुफा, जिसे गुफा संख्या 4 यानी रंगमहल के नाम से जाना जाता है और सर्वाधिक चित्र हमें इसी गुफा से प्राप्त हुए हैं। अब बात करें हम गुफा संख्या 5 की तो इसे पाठशाला नाम से जाना जाता है या व्याख्यान मंडल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें गुफा संख्या 6 की तो इसे शिक्षकों का निवास स्थान कहते हैं। अब गुफा संख्या 4 यानी रंगमहल में जो चित्र पाए गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जो गुफा संख्या 4 है उसमें दृश्य चित्र पाए गए हैं, यानी जो पैनल बने हुए हैं बरामदे में। तो जो वियोग का दृश्य है नंबर पहला, वियोग का दृश्य है नंबर दूसरा, मंत्रणा का दृश्य है नंबर तीसरा, देव पुरुषों का आकाश में विचरण, यानी ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें कुछ देव पुरुष हैं वो आकाश में तैर रहे हैं। गायिकाओं का दल मिला है, ये जो है चौथा दृश्य है। अब हम बात करते हैं 5वां दृश्य की, तो नृत्यांगनाएं और वादिकाएं चित्रित हैं। गुफा जो कहे 6ठा दृश्य की बात करें तो इसमें शोभा यात्रा का चित्रण हुआ है और यहीं से जो है का अक्षर मिला है देवनागरी लिपि का। और बात करें जो शोभा यात्रा है इसी को 17 घुड़सवारों के दृश्य भी कहते हैं और इसे जुलूस का दृश्य भी कहते हैं। बात करें 7वें दृश्य की तो इसमें हाथियों का जुलूस दिखाया गया है जिसमें 6 हाथी और 3 घुड़सवार चित्रित किए गए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है हम देखेंगे जो बाघ गुफा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बात करें बाघ गुफा में टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है। चित्रण तो भित्ति है यानी भित्ति चित्रण है, लेकिन उसमें जो रंग योजना है वो टेम्परा विधि से बनाई गई है। रंगों को पीस करके बनाया गया जो है पीसा गया है, उसके साथ गोंद का जो है लेप हुआ है। प्रश्न आ जाता है कि किस गुफा में रंगों के साथ गोंद को मिलाया गया है, तो वो बाघ गुफा की बात कर रहा है। इससे रंग स्थायी होते थे। हम बात करें 5वीं गुफा से मुर्गी के जो है मुर्गी तथा उसके चूजे का चित्र मिला है। इस चित्र को कार्ल खंडालवाला जो इतिहासकार हैं, कला इतिहासकार, इन्होंने प्रकाशित करवाया था। जो रंग महल का बरामदा है और बरामदे में बने जो चित्र हैं उसका साइज जो है उसका आकार 45 × 4 फीट में है। अगर रंग महल की बात करें तो रंग महल में पद्मासीन बुद्ध की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार जो है कहा गया है कि बाघ का जो आलेखन है वो अजंता से श्रेष्ठ है, लेकिन ये कुछ ही विद्वानों का कहना है, गिने चुने। प्रतिलिपियां की बात करें तो जो बाघ की प्रतिलिपियां हैं वो गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में संग्रहित हैं। ये प्रश्न आ चुका है कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियां हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। बात करें 1951 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। और जो बाघ गुफा है यहाँ पे सर्वाधिक उल्लासपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया है, यानी यहाँ पे दुखद जीवन का उतना ज़्यादा चित्रण नहीं है। सबसे ज़्यादा खुशी और उल्लास की, जैसे जुलूस का चित्र आपने देखा और गायिकाओं का दल देखा, घुड़सवार देखे। सर्वाधिक लौकिक गुफाएं बाघ की ही हैं, यानी सबसे ज़्यादा अगर माना जाए कि लौकिक गुफा कौन सी है तो बाघ की है। और बाघ गुफा में 2 स्थान पर कदली वृक्ष का अंकन है। अगर प्रश्न आता है किस गुफा में 2 स्थान पर कदली वृक्ष का अंकन किया गया है, कदली वृक्ष यानी केले का वृक्ष, तो वो बाघ गुफा की बात हो रही है। अब हम देखेंगे बाघ गुफाओं का चित्रण विधान, जैसा कि हमने इस पर चर्चा भी किया है कि बाघ गुफाओं की जो है चट्टानें वो भुरभुरे बलुए पत्थर की हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, यानी इसका यही कारण था कि वो जल्द ही नष्ट हो गई। और भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है और रंगों को पीसकर उसमें गोंद मिलाकर चित्रणकार किया गया है। अब हम देखेंगे बाघ गुफाओं की विशेषताएं। बाघ गुफाओं की विशेषता के बारे में देखें तो नंबर पहला पॉइंट ये है कि जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण। बाघ गुफाओं में केवल बौद्ध धर्म का ही चित्रण नहीं हुआ है, अपितु नृत्य गान, अश्वारोहण, गजारोहण और इसके अलावा स्त्रियों के विभिन्न अवस्थाओं जिसमें प्रेम और विरह का बखूबी अंकन हुआ है। यानी जो है हमने देखा कि बाघ गुफा में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रणकार तो हुआ ही हुआ है, साथ में ही कुछ दैनिक जीवन से संबंधित जैसे नृत्य गायन हो गया, अश्वारोहण हो गया, गजारोहण हो गया और जीवन के उल्लास व आनंद का भी जितनी अभिव्यक्ति बाघ गुफा के चित्रों में है उतनी अजंता में नहीं पाई जाती है। आकृतियों के अंग प्रत्यंग, अनुपात, मुद्राएं तथा संयोजन सभी अनंत और परिपक्व शैली के परिचारक हैं। हम देखते हैं प्रकृति का अंकन, यानी बाघ गुफा में प्रकृति का अंकन जो है बहुत अद्भुत है। बाघ गुफाओं में प्रकृति का अंकन बड़ा ही अद्भुत और उल्लेखनीय है। आलेखनों में फूल, पत्ती, पशु, पक्षी सब कुछ आकर्षण ढंग से संजोए गए हैं। मोर और चकोर, कोकिल, कपोत, सुख, सरिया सदा ही भारतीय कला और साहित्य प्रेरक, संदेश वाहक और सहयोगी रहे हैं। यानी लताओं का जो है चित्रण हुआ है, पक्षियों का चित्रण हुआ है, पशुओं का चित्रण हुआ है, फूल पत्ती बनाए गए हैं, पुष्प गुच्छों और वल्लरियों, कमल दल, यानी बहुत ही सुंदर आलेखन हुआ है। लता बंधों, लताओं का झुकाव सुंदर ढंग से किया गया है। साथ ही साथ बीच बीच में पक्षियों को विशेष रूप से अत्यंत रोचक चित्रित किया गया है। बाघ गुफा की बात करें तो इसकी कला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समूचा प्रकृति पशु पक्षी गोद में लिए कला के माध्यम से मुखरित हो उठी है। बाघ गुफा और अजंता गुफा की अगर हम परस्पर तुलना करते हैं
तो देखते हैं कि जो है क्या समानता है और क्या भिन्नता है। पहला पॉइंट ये है कि बाघ गुफा के सभी चित्र एक ही समय में बने प्रतीत होते हैं, यानी उनका जो पेंटिंग वगैरह किया गया है और जो प्लास्टर किया गया है वो लगभग समकालीन यानी एक ही समय में उसको किया गया है। जबकि अजंता को देखें तो लगभग इसका जो है चित्रण 800 वर्षों तक चलता रहा है। यानी सबसे हमने देखा था कि उसमें जो है गुफा संख्या 9-10 में पहले काम हुआ है और गुफा संख्या 1-2 में सबसे बाद में काम हुआ है। तो इसी तरह हम देखते हैं नंबर दूसरा पॉइंट, बाघ के बरामदे के चित्रों की उपलब्धि विशेष बात है, जबकि अजंता के बरामदे ध्वस्त हो चुके हैं। यानी बाघ गुफा में हमें जो चित्र प्राप्त होते हैं वो मैक्सिमम हमें वहाँ के बरामदे में ही प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, बाघ के चित्रों में जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण हुआ है, जिसमें राजसी जीवन और उल्लासपूर्ण जीवन प्रमुख रहा है। जबकि अजंता चित्रों का आधार प्रायः बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं। यानी हमने देखा था अजंता में जातक कथाओं का वर्णन है, बुद्ध के जीवन घटनाओं से संबंधित ज़्यादातर चित्रणकार हुआ है। लेकिन हम जब बाघ गुफाओं को देखते हैं तो उसमें बुद्ध जी की कुछ मूर्तियां बनाई गई हैं, बेशक बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम दैनिक जीवन से संबंधित हर्ष उल्लास के चित्र बनाए गए हैं, मनोरंजक चित्र बनाए गए हैं, प्रकृति का अंकन बहुत ही सुंदर हुआ है। फिर हम चौथा पॉइंट देखते हैं, अजंता तथा बाघ दोनों में छतों तथा दीवारों पर कमल, मुरियों तथा बड़े ही सुंदर अलंकरण बने हैं, जिसमें पशु पक्षी लताओं पुष्पों का समावेश है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा समानता देखने को मिल जाता है, क्योंकि अजंता में भी प्रकृति चित्रण पुष्प लता बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया था। पशु पक्षी मयूर, कोकिल, सारस, चकोर, गाय बैल के भी चित्रण हुए हैं। तो यानी पशु पक्षी चित्रण और जो है प्राकृतिक चित्रण की बात करें तो अजंता में भी और बाघ गुफा में भी बहुत ही सुंदर हुआ है। पांचवा पॉइंट देखेंगे कि अजंता तथा बाघ दोनों में ही नारी के आध्यात्मिक एवं शारीरिक सौंदर्य को खूब उकेरा गया है। यानी नारी चित्रण की जब बात आती है तो अजंता में भी श्रेष्ठ है और बाघ गुफा में भी श्रेष्ठ है। लेकिन अगर दोनों में आ जाए तुलना करने के लिए, यानी ऑप्शन में ये हो कि हाँ अजंता लगाएं कि बाघ लगाएं, तो ऐसी स्थिति में हमें नारी चित्रण में सर्वाधिक वरीयता जो है अजंता गुफा को देनी है। हाँ, अजंता गुफा अगर नहीं है तब हम बाघ पे जा सकते हैं। छठे पॉइंट की बात करें कि बाघ जो गुफा है उसमें रेखा, रूप, रंग और संयोजन सभी कुछ अजंता के चित्रों के जैसा ही है। यानी हम अगर कंपेयर करें तो अजंता और बाघ गुफाओं का जो चित्रण विधि है वो काफ़ी हद तक मेल जोल खाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।